सभी बच्चों को राम राम, राधे राधे। और जिस तरीके से आपको पता है कि हम 12th का कंप्लीट कोर्स यहाँ कंप्लीट करेंगे, तो जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। और स्टूडेंट्स का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, उनके लिए उनके बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्द ही मैं 10th के बच्चों के लिए भी फाउंडेशन का कोर्स लेके आऊँगा। ओके, और आप कमेंट करके भी बता दीजिए। ठीक है, तो हम अगले लेक्चर के ऊपर चलते हैं, 12th के लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा और इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में भी हमने सीखा। और अब जो कूलम्ब्स लॉ जो हमने सीखा था उसकी वेक्टर फॉर्म आ गई। और वेक्टर फॉर्म क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है उस चीज़ की, वो आज की क्लास में हम सीखेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस तरीके से वेक्टर फॉर्म से क्वेश्चंस बनते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे पास है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्लियर? तो आपने जो मैग्नीट्यूड वैल्यू जो आपने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आपने ये पढ़ा था। इसके अंदर आपको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, और जब आप इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा कि के की वैल्यू भी हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू थी, Q1 Q2 भी हमारे पास मैग्नीट्यूड में था, आर भी क्या था, मैग्नीट्यूड वैल्यू। क्लियर है? तो सभी इसमें मैग्नीट्यूड वैल्यू, कहीं डायरेक्शन की तो बात ही नहीं हो रही। क्लियर? तो आपको एक पॉइंट में सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे बात बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान रखना कि जब भी आप किसी मैग्नीट्यूड वैल्यू को वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, इट मीन्स डायरेक्शन जब आप देंगे, तो आपने 11th क्लास के अंदर एक वेक्टर पढ़ा होगा, यूनिट वेक्टर। ठीक है, और उसका जो फेस दिखाई देता था वो कुछ ऐसा दिखाई देता था, ए कैप, ए जो था वो जो कर्व की कैप पहन करके रखता था, इसका जो फॉर्मूला होता था वो होता था ए वेक्टर डिवाइड बाई ए का मॉड। क्लियर है? ये होता था जो हमें डायरेक्शन वेक्टर के नाम से जाना जाता था। सिर्फ हम उसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो हमारे पास मान लिया, लेट अस कंसीडर कर लेते हैं, मेरे पास एक एक्स एक्सिस है, एक क्या है, वाई एक्सिस। यहाँ पे दो चार्ज रखे हैं, एक चार्ज ये रखा है, एक चार्ज ये रखा है। इसकी ओरिजिन से ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है बेटा। ठीक है, आराम से प्यार से समझते चलेंगे। ओरिजिन ये मेरे पास Q1 चार्ज है, ये मेरे पास Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो x डिस्टेंस का है। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ कि ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस है, पोजीशन जो है वो कितनी है, मान लिया कि x1, और इसकी जो पोजीशन है Q2 चार्ज की वो कितनी है, वो x2 है। ठीक है, तो Q1 से Q2 के बीच की निकालूंगा तो क्या करोगे आप, फाइनल माइनस इनिशियल, तो x2 माइनस का x1 कर देंगे। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? चलिए, दूसरी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जो ये फोर्स आपने देखा यहाँ पे कि जो मैग्नीट्यूड वैल्यू के अंदर के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर है, और जब आप इसको, मैंने बताया कि जो कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, यूनिट वेक्टर से। तो मैं यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर क्या लेके चलूंगा, जैसे यहाँ पे ए ले रखा था, तो यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में क्या है, आर है, तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, आर वेक्टर डिवाइड बाई आर का मोड। क्लियर है? इससे मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई आर कैप से। और जब आर कैप को आप जब खोल लेंगे, तो मैं इसको थोड़ा खोल करके दिखा देता हूँ, तो एफ इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके पास, ये वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और इनटू में क्या लिखोगे आप, आर वेक्टर डिवाइड बाई आर का मोड। ये जो
तो ये भी एक मैग्नीट्यूड वैल्यू है, ये भी मैग्नीट्यूड वैल्यू, तो बेस सेम पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो नीचे क्या हो जाएगा आर का क्यूब हो गया, और ये ऊपर क्या था आर वेक्टर, तो ये क्या आ गया आपके पास आर वेक्टर आ गया। क्लियर है। अब यदि आप फोर्स वन, ये F12 जो लिख रखा है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकेंड, वन से टू के ऊपर फोर्स ऑन, तो किसके, इस डायरेक्शन, तो जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में लगेगा तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा इनिशियल, और फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट लिखने के लिए क्या लिखोगे, x2 माइनस x2। क्लियर है कि नहीं है। तो F12 क्या हो जाएगा आपके पास k q1 q2 डिवाइड बाय r2 माइनस r1 का क्यूब बन जाएगा, r2 माइनस r1। यदि आपको F21 लिखना हो, मतलब इसका क्या हुआ कि फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट के कारण, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा k q1 q2 डिवाइड बाई r1 माइनस r2 इनटू में r1 माइनस r2, ये बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास क्या वेक्टर फॉर्म। क्लियर है, कोई दिक्कत है। ठीक है, चलिए आगे चलते। जब आप वेक्टर फॉर्म, ओके ठीक है, और इसमें एक नोट भी आप लिख लेंगे कि नोट में क्या लिखेंगे, एक इम्पोर्टेंट बात जो आप ध्यान रखेंगे जब कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म सोल्व करेंगे या न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, फिर उनका आंसर थोड़ा गलत आता है, तो फिर सोचते हैं कि यार हमने किया तो सही है, लेकिन छोटी सी बात भूल जाते हैं। तो वो बात क्या है कि जब आप Q1 एंड Q2 की जो वैल्यू पुट करेंगे चार्जेस की, वो कैसे पुट करेंगे, विद साइन के पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे वो, विद साइन के पुट करेंगे। यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। यदि पॉजिटिव है तब तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन नेगेटिव है तो इफेक्ट पड़ेगा, और वो आपको वेक्टर की फॉर्म में पुट करना पड़ेगा। और यदि जब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सिर्फ F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर, तो वहाँ पे तो अगर यदि नेगेटिव भी चार्ज है तो भी पॉजिटिव हो जाएगा मैग्नीट्यूड में, तो वहाँ पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन वेक्टर की फॉर्म में पड़ेगा। इसलिए आप इस बात का क्या रखें, बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए अब यहाँ से न्यूमेरिकल किस तरीके से बनता है, हम उस न्यूमेरिकल के ऊपर बात कर लेते हैं। कि मान लीजिए मेरे पास दो चार्ज, एक चार्ज क्या है, एक चार्ज है मेरे पास माइनस का 2 कूलम, सेकंड जो चार्ज है वो मेरे पास है 3 कूलम। क्लियर। इस फर्स्ट चार्ज की जो पॉइंट है या लोकेशन जो है वो कितना है, 8 और 9 है, और इसकी लोकेशन ले लेते हैं मान लो कि 11 और 13। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लूंगा, यहाँ से डेल्टा ऑफ आर निकाल लूंगा, और डेल्टा ऑफ आर कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। अब मेरे को इसमें फाइंड आउट क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है, द फोर्स फाइंड द फोर्स -2 कूलम। मेरे को 2 कूलम के चार्ज के ऊपर क्या निकालना है, फोर्स निकालना। तो ध्यान से समझे इस न्यूमेरिकल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनिए, जब मेरे को -2 कूलम के ऊपर चार्ज फोर्स निकालना है, तो इस पे फोर्स कौन लगा रहा होगा, 3 कूलम वाला। तो 3 कूलम वाला इस पे फोर्स कैसे लगाएगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, किधर किधर अट्रैक्ट करेगा, मतलब 2C वाला किधर फोर्स लगा रहा होगा इसके ऊपर, इधर फोर्स लगा रहा होगा, ऐसे लगा रहा होगा इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि मेरे को -2C के ऊपर फोर्स निकाल। ठीक है, और एक पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये अट्रैक्ट ही कर रहा होगा एक दूसरे को। क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, इसको अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट। तो सिंबल क्या आएगा अपने पास, अट्रैक्ट कर रहा होगा तो ऐसे ऐसे अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। क्लियर है कि नहीं है। ऐसे तो फोर्स लग रहा होगा ना, तो ऐसे फोर्स लग रहा होगा, तो डेल्टा ऑफ आर निकालिए। तो डेल्टा ऑफ आर कैसे निकालेंगे, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या करेंगे, इनिशियल कौन सा है, तो फोर्स की डायरेक्शन किधर है, फोर्स की डायरेक्शन इधर। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, मेरा इनिशियल हो जाएगा, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, मेरा फाइनल हो जाएगा। यदि वो इस पॉइंट से पूछता, तो चलिए इसमें ये ठीक है, आपका ये फोर्स हो गया, तो कितना आ जाएगा आपके पास
8, 8 माइनस 11, क्लियर। और उस पॉइंट का निकालेंगे तो ये आई कैप प्लस में, उसमें निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 13 जे कैप डेल्टा ऑफ आर। तो ये कितना आ गया माइनस का, कितना आ गया 3i प्लस का, ये कितना आ गया आपके पास 4 क्लियर है कि नहीं। तो ये आ गया आपके पास डेल्टा ऑफ आर की वैल्यू। और क्योंकि मेरे को मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो डेल्टा ऑफ आर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और उसका अंडर। क्लियर। तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 16 और ये कितना बन गया 25 अंडर रूट। तो ये किसका होता है बेटा 5 का। तो डेल्टा ऑफ आर का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो कितना आ गया 5 आ गया मैग्नीट्यूड वैल्यू। अब उठा करके अपने वैल्यू में पुट कर दीजिए, फॉर्मूला में पुट कर दीजिए इसको। तो क्या आ जाएगा एफ नेट की जो वैल्यू है आपके पास बेटा वो क्या होती है के। तो के को के रख दूँ क्या, के Q1 कितना है माइनस का 2c, तो ये आप माइनस का 2 कूलम इनटू, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 3 डिवाइड बाई आर का क्यूब होता है, मैग्नीट्यूड वैल्यू आती है तो 5 का क्या हो जाएगा क्यूब इनटू आर वेक्टर कितना है माइनस का 3i प्लस का 4। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ नेट की जो वैल्यू आपको दिखाई देगी वो क्या दिखाई देगी 3 2 जा 6 तो माइनस का 6k अपॉन 125 इंटू माइनस का 3i प्लस का 4j। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास कोई दिक्कत। तो वेक्टर फॉर्म से इस तरीके के न्यूमेरिकल्स यहाँ से बनते हैं। दूसरा एक न्यूमेरिकल मैं और करवा देता हूँ, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं लिखवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है या क्यूब है, एक क्यूब है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एक क्या है क्यूब है, चलो ठीक है। ये क्यूब है, ये इसके ऊपर एक लास्ट न्यूमेरिकल है जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो हमारे पास एक क्यूब है और आपको क्यूब की कंडीशन पता होगी कि क्यूब के अंदर ऑल साइड आर क्या होती है इक्वल्स होती है, क्लियर। इनके इसके कॉर्नर्स पे एज के ऊपर क्या रख रखे हैं हमने चार्ज रख रखे हैं, सभी के ऊपर क्यू क्यू चार्ज रख रखा है, ठीक है। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास क्या है वाई एक्सिस है और ये मेरे पास क्या है जेड एक्सिस। सभी कॉर्नर्स के ऊपर क्या रख रखा है मैंने चार्ज रख दिया क्यू 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 ए बी क्यू ए बी क्यू क्लियर। और यहाँ पे भी क्यू चार्ज। इनके कुछ नाम ले लेते हैं। नाम क्या क्या है, मान लीजिए ये मेरे पास फर्स्ट चार्ज है, ये मेरे पास सेकंड चार्ज है, ये थर्ड है और ये मेरे पास 4 है, क्लियर। ये मेरे पास फिफ्थ चार्ज है, ये मेरे पास सिक्स है, ये 7 है और ये मेरे पास कौन सा है 8, क्लियर है। अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, मेरे को मान लो वो किसी भी चार्ज पे पूछ ले, मान लो 6 पे पूछ लिया कि मेरे को फाइंड करना है फाइंड द फोर्स ऑन 6 चार्ज के ऊपर, जो 6 नंबर का जो चार्ज है उसके ऊपर मेरे को क्या बताना है फोर्स बताना है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। ई चार्जेस के कारण मेरे को क्या बताना है फोर्स बताना है। तो फोर्स आप कैसे बताएंगे, तो फोर्स कैसे लिखेंगे मेरे को गलत, चलिए फर्स्ट सबसे पहले फोर्स ऑन किसके ऊपर, फोर्स ऑन किसके ऊपर बताओ, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू फर्स्ट के कारण बताएंगे आप। तो क्या आएंगे बताओ
सबसे पहले इनके थोड़े कोऑर्डिनेट्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो कोऑर्डिनेट लिख लें। मान लो कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो ये जेड है, तो ये इसके ओरिजिन मान लेता हूँ कि इस पे क्या आएगा 0 0 0। क्लियर। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूंगा, थर्ड पॉइंट के, तो क्या लिखूंगा, ये भी एक्स में है तो 1 0 0। सेकंड के लिखूंगा तो अब देखो सेकंड के कोऑर्डिनेट बहुत सारे बच्चों को नहीं लिखने आते हैं, तो आप ओरिजिन से चलो और किस किस एक्सिस में चले, ठीक है, वो आप कोऑर्डिनेट वहां लिख दीजिए। तो मान लो मैं ओरिजिन से चला, एक्स में गया, फिर वाई में गया, तो मैं एक्स में भी गया, वाई में भी गया, और जेड में नहीं गया, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं फर्स्ट चार्ज का कोऑर्डिनेट लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा, सिर्फ वाई एक्सिस में है तो 0 1 0। क्लियर है कि नहीं है। इसी तरीके से मैं अगर यदि सिक्स चार्ज का कोऑर्डिनेट लिखूँ तो कैसे लिखूंगा बताएंगे आप, तो कैसे कैसे जाना पड़ेगा, एक्स में गया, वाई में गया, और फिर जेड में भी गया, तो 1 1 1। क्लियर है कि नहीं। फिफ्थ का लिखूंगा तो कैसे, ओरिजिन से चलो, तो ओरिजिन से चलोगे तो एक्स में गया, सॉरी वाई में गया, और फिर जेड में गया, तो वाई में तो एक्स का हो गया 0, वाई में 1 और 1। क्लियर है कि नहीं। सिर्फ इस 8 पॉइंट पे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ये सिर्फ जेड में है तो 0 0 1। क्लियर है कि नहीं। सेवंथ का लिखूंगा तो ओरिजिन से चलो, जेड में गया और एक्स में गया तो 1 0 1। क्लियर है कि नहीं। कोई पॉइंट बच गया क्या जिसके हमने कोऑर्डिनेट नहीं लिखे हो, तो इस तरीके से आप सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख लें। और मैंने आपको सिखा दिया, ओरिजिन से चलिए और उस पॉइंट तक पहुंचिए, जिस जिस एक्सिस में आप जाएंगे वही उसका कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे को फोर्स निकालूं किसके ऊपर, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू फर्स्ट के कारण, तो क्या आएगा आपके पास, देखिए कहाँ है, 6 ये रहा, फर्स्ट वो रहा, तो ये लाइन। क्लियर है, ये तो ये डायगोनल आ जाएगा। तो ये डायगोनल अगर मैं निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये आ जाएगा आपके पास कितना, √2। तो फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, के, दोनों पे चार्ज कैसा कूलम्ब लॉ लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर। क्लियर है, अपॉन में √2 का क्या हो जाएगा आपके पास, क्यूब हो जाएगा इनटू, ठीक है। तो और आपके पास क्या आ जाएगा, आर वेक्टर, आर वेक्टर किधर किधर है देखो, तो आर वेक्टर देखो 6 पे निकालना है ना, तो फोर्स कैसे लग रहा होगा आपके पास, फोर्स ऑन 6 ड्यू टू फर्स्ट के कारण, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे मिलेगी, ये वाली मिलेगी आपको, ये से। तो इनिशियल ये हो जाएगा और फाइनल पॉइंट ये हो जाएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 1 में से क्या करेंगे, 1 माइनस 0, तो 1 बचा, तो मतलब आई कैप प्लस, हाँ भाई सेकंड करो, वाई में से देखो 1 माइनस 1 तो 0 बच गया, 1 माइनस 0 तो 1 बच गया, तो मतलब जे कैप। क्लियर है कि नहीं है, सभी बच्चों को समझ में आएगा नहीं। फाइनल माइनस इनिशियल आपको देख लेना है। क्लियर है कि, ओके। चलो एक और मैं निकलवा देता हूँ, बाकी आप खुद निकाल लेंगे। चलिए मेरे को निकालना है फोर्स ऑन 6 ड्यू टू सेकंड फोर्स के कारण, तो क्या लिखोगे, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई, हाँ भाई सेकंड तो ये है, और एक दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी, मान लो कि क्यू मैं 1 मीटर लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, जो साइड है यहाँ पे, साइड की वैल्यू जो है वो 1 मीटर है। क्लियर है, तो 1 मीटर तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा इनटू, वेक्टर फॉर्म में लिखना बेटा। तो फोर्स कैसे लगेगा, इन दिस डायरेक्शन लगेगा, तो ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ये मेरा फाइनल पॉइंट हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और वाई का देखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, और ये सिर्फ जेड का बचेगा, तो मतलब क्या आ जाएगा, जे का मतलब क्या हुआ आपके पास, के का, ठीक है ना, यहाँ पे आई जे लिख दिया और यहाँ पे के हो गया, के का। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इन सब की वैल्यूज आराम से इजीली से आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, आप फोर्स ऑन 6 ड्यू टू थर्ड के लिए निकालिए, 4 के लिए निकालिए, 5th के लिए निकालिए, 7th के लिए निकालिए, और 8 के लिए बताइए, ठीक है। कमेंट करके आप जरूर बताइए मेरे को क्या क्या आपका आंसर आता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं, कूलम्ब्स लॉ को हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन को आप ध्यान से सुनिए, क्या क्या कंडीशन है, कि नॉट अप्लीकेबल ऑफ एक्सटेंड चार्ज, मतलब कि जो आपका
कूलम्ब्स लॉ वो सिर्फ अप्लीकेबल है किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। जैसे कि मैंने अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे, ठीक है। एक्सटेंड चार्ज मैंने ये नहीं कहा कि ये एक चार्ज है बहुत बड़ा चार्ज है, ये बहुत बड़ा चार्ज, ठीक है ना। तो हम एक्सटेंड चार्ज के लिए कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई नहीं करते हैं। या फिर मैंने बोल दिया कि एक रोड है, उस रोड पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, मैंने तो यहाँ पे भी बोला था एक पॉइंट चार्ज है वो क्यू है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला मैंने कि एक रोड है उसके ऊपर एक क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी आपका कूलम्ब्स लॉ अप्लीकेबल नहीं। इट मींस आपका एक्सटेंड बड़े चार्जेस के लिए आपका कूलम्ब्स लॉ अप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस के लिए। इट इज नॉट अप्लीकेबल एक्सटेंड ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस चार्ज। क्लियर है। जैसे कि सर्कुलर क्या आ जाएगा, चार्ज सर्कुलर रिंग, ऐसी इस तरीके की प्रॉब्लम्स हम आगे चल करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इस रिंग के ऊपर। इरेगुलर बॉडी, एक कोई इरेगुलर बॉडी होगी, अगर यदि ऐसा बोल दिया कि इसके ऊपर क्यू चार्ज है, ठीक है, तो इसके कारण कोई फोर्स बताइए किसी पॉइंट के ऊपर, तो भी आप कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। कंडीशन नंबर सेकंड क्या है कि कंडीशन ऑफ चार्ज रेस्ट कंडीशन, मतलब कि रेस्ट कंडीशन का मतलब क्या है कि जो आपका कूलम्ब्स लॉ अप्लीकेबल है वो उसके अंदर दोनों चार्ज पार्टिकल्स बोथ Q1 एंड Q2 दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल्स क्या रहने चाहिए, रेस्ट कंडीशन में रहने चाहिए। यदि दोनों मोशन में है तो आप फिर से कूलम्ब्स लॉ को अप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन बोथ चार्ज आर एट रेस्ट, नॉट वैलिड बोथ चार्ज आर इन मोशन। अगर दोनों के दोनों मोशन के अंदर दोनों चल रहे हैं तो आप कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। वन चार्ज इज मूविंग एंड अदर इज रेस्ट, मतलब यदि आपके पास एक चार्ज रेस्ट में, मान लो कि ये प्लस Q1 रेस्ट में है, Q2 किस में है, मोशन में, तो फिर अप्लीकेबल है। क्लियर है, क्लियर। हाँ, तो इंपॉर्टेंट डाटा हम दे देते हैं। कूलम्ब्स लॉ अप्लाई ओनली टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगता है जब चार्ज रेस्ट में होता है। और जब चार्ज मोशन में मूविंग करने लग जाएगा, मोशन में आ जाएगा, तो वो हम पढ़ेंगे कि क्या, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इट मींस करंट बन जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी चार्ज को लेकर के जो आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो फिर आपको आगे जो हम आगे की प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि हम कूलम्ब्स लॉ को कब अप्लाई कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आपको सब चीज़ें बहुत समझ में आई होंगी। ठीक है, तो चलिए, तो ये टॉपिक होता है ख़त्म, वेक्टर लॉ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।